गाइस, तो कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट पे। तो आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। वैसे तो लाइन वाइज देखें तो चैप्टर 10 है, यानी कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। थंबनेल देख के भी तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो चलो अब यहां ध्यान रखना कि हम मेजरली दो फिनोमेनास के बारे में पढ़ने वाले हैं लाइट के। वो कौन कौन से दो फिनोमेनास है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो अभी देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जानो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन हम सब जानते हैं कि कभी भी एक पॉलिश सरफेस है तो उसके ऊपर जब एक रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या बाउंस बैक हो जाती है। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसे डिफाइन करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक of ray of light क्या हो रहा है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ polished surface is known as reflection of light। ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक पॉलिश सरफेस है, उसके ऊपर एक रे आके स्ट्राइक की और वो वापस से रिफ्लेक्ट कर जाती है या बाउंस बैक कर जाती है। तो इसको हम इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। सो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, अज्यूम करो कि हमारा एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है, और इस पॉलिश सरफेस को हमने क्या नाम दे दिया? लेट्स से MN। ठीक है, इस पॉलिश सरफेस को हमने क्या नाम दे दिया? MN। अब एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट करती है इस पॉलिश सरफेस पे, ठीक है, जो इस तरीके से इस पे स्ट्राइक करती है और यहां पे जब ये पॉलिश सरफेस पे टकराती है तो अब अज्यूम करते हैं ये P पॉइंट पे टकरा रही है और P पॉइंट पे टकराने के बाद ये इस तरीके से बाउंस बैक कर जाएगी। कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हुई और कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई। तो जो रे ऑफ लाइट इस पॉलिश सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, इस रे ऑफ लाइट को हम नेम देते हैं इंसिडेंट रे। क्या नेम देते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, और अब इस पॉइंट पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गई तो जो रे बाउंस बैक कर जाती है, इस रे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस रे को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब याद रखना, ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम देते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतना क्लियर है? ठीक है। अब याद रखना, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के परपेंडिकुलर, याद रखना सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल होगा, ना कि इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से या फिर इस पर्टिकुलर रे से। मतलब दोनों रेस से नहीं, इस पॉलिश सरफेस MN से एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, एकदम स्ट्रेट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन को हम नाम देते हैं नॉर्मल। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, और इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आया? अब देखो, इंसिडेंट रे जो एंगल इस नॉर्मल के साथ बना रही होती है, इंसिडेंट रे जो एंगल इस नॉर्मल के साथ बना रही होती है, इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल I, और इस एंगल को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, इसे हम बोलते हैं एंगल R, और इसे हम क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। चाहो तो वो दूसरा नाम भी लिख लेना, और इंसिडेंट एंगल, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? और रिफ्लेक्टेड एंगल।
ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं बात आई। ठीक है, सिंपल बात बताई, क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, कि वो फिनोमेना जो क्या करता है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस, एक पॉलिश सरफेस पे आके गिरी और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे टकराती है उस पॉइंट को नाम दे दिया जाता है इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे आके स्ट्राइक करती है उस रे को नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे। जो रे रिफ्लेक्ट करती है उस रे को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर जाता है किसके, सरफेस के, इसे नाम दिया जाता है नॉर्मल। ठीक है, जो एंगल इंसिडेंट रे बना रही होती है नॉर्मल के साथ, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बना रही होती है नॉर्मल के साथ, इसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्पीड बहुत तेज थी, कोई बात नहीं, 0.75 पे देख लो। वैसे हमेशा 1.5 या 1.75 पे देखते होगे, स्पीड कम करो इस बार। चलो, मेरी स्पीड ज्यादा थी। ठीक है, ये समझ में आई, नोट करो इसे फटाफट जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम किस पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। फटाफट छापो, छाप लिया। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ठीक है, नोट कर लिया होगा आई होप। चलो पॉज करके नोट करो। सारे गामा पाधानी सा। और कैसी चल रही है पढ़ाई? आ गई एग्जाम, बोर्ड पास आने वाले हैं अब तो। तुम्हारे प्री बोर्ड की डेट शीट भी आ गई होगी। कुछ सीबीएसई वालों के तो प्री बोर्ड चल भी रहे होंगे शायद। मजा आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, है ना। अब आते हैं किस पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, तो याद रखना मेजरली अपन लोग को सिर्फ दो ही लॉज पढ़ने हैं। कौन कौन से लॉज हैं वो देखते हैं हम। सो सबसे पहला लॉ जो है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज always equals to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होएगा कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, एंगल आई से। और रिफ्लेक्टेड एंगल को हमने किससे किया था, एंगल आर से। तो एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के हमेशा। ये है हमारा क्या, फर्स्ट लॉ। ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in the same plane। ठीक है, क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया, ये चीज समझ में आई। चलो इसको मैं तुम्हें एक चीज एक तरीके से दिखा भी देता हूं। एक सेकेंड। शायद हो जाए, बट हो सकता है शायद ना भी हो। तो देखो, इसको मान लो नॉर्मल, इस मार्कर को मान लो नॉर्मल, ब्लैक वाली रे को मान लो इंसिडेंट रे, और इस ब्लू, या तुम्हें शायद रेड दिख रहा हो, ठीक है, एक्चुअल में ये ब्लू है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। ओहो, समझ में भी नहीं आ रहा है, कैसे बताएं। कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला स्केल हमारा क्या हो गया, पॉलिश सरफेस, ये हो गया हमारा नॉर्मल ये मार्कर, और ये हो गया हमारा क्या, इंसिडेंट रे, और ये ब्लू वाला हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये देखोगे तो ये तुम्हारे तरफ से देखोगे तो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन में, मतलब एक ही XY प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज बता रहा है ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। नोट करो इसे फटाफट जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो भाई, नोट करो जल्दी, नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, छापो इसे फटाफट जल्दी, पॉज करो और वीडियो को नोट करो फटाफट जल्दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे। सो मेजरली दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारा कौन सा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देख लो भाई, हमसे जितना हो सका है हमने उतना पैरेलल और मतलब
सीधा अच्छी लाइनिंग से बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ध्यान दो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर सरफेस कैसा होता है, सरफेस रेगुलर होता है, ठीक है। तो सरफेस रेगुलर है तो अगर बीम ऑफ लाइट, अगर रेज ऑफ मतलब बंडल ऑफ रेज जो है अगर वो पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरेलल ही जाएंगी, क्योंकि इस केस में एंगल ऑफ आई नहीं, सॉरी, ये चीज याद रखो कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है इस सरफेस से, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग या फिर आफ्टर बाउंसिंग बैक ये पैरेलल ही जाएंगी रेगुलर सरफेस में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि रेगुलर सरफेस में क्या है कि सरफेस रेगुलर है, रेज अगर पैरेलल आई सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग वो जाएंगी भी कैसे, पैरेलल, बाउंसिंग बैक करने के बाद भी वो कैसी जाएंगी, पैरेलल ही जाएंगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई फर्स्ट टाइप की रिफ्लेक्शन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सरफेस रेगुलर नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि सरफेस कैसा है, इरेगुलर है। तो अब याद रखना, अब भले ही रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल जाएंगी ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि यहां पे आ भले ही पैरेलल नहीं है लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन इन इररेगुलर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही जाएंगी वापस, या बाउंस बैक वो पैरेलल ही करेंगी, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता इस चीज को जानो। देखो यहां पे हर जगह पे आफ्टर स्ट्राइकिंग के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और सरफेस सेम ही है, सरफेस सेम है तो नॉर्मल सबका सेम जाएगा, तो इसलिए वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम जाएंगी, ठीक है, इसलिए पैरेलल जाएंगी। यहां पे देखोगे सो अब ये स्ट्राइक हुआ, इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ, अब इसके लिए ये सरफेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके का सरफेस है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल कुछ ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मल कुछ ऐसे जा रहा है, तो इसलिए ये इसी तरीके से इसको बराबर करने के लिए, ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया है, ठीक है, लेकिन मतलब आप लोग समझे ना कि ये जो सरफेस है ये थोड़ा सा टिल्टेड है यहाँ से, ठीक है। तो सरफेस टिल्ट होने की वजह से कुछ इस तरीके से सरफेस है, सरफेस थोड़ा टिल्टेड होने की वजह से, अब देखो हाँ अब आया है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे सरफेस टिल्ट होने की वजह से क्या हुआ, सरफेस टिल्ट होने की वजह से नॉर्मल शिफ्ट हो गया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से इसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, लेकिन नेक्स्ट वाले के लिए अब सरफेस चेंज हो गया। अब देखो इसके लिए इतना टिल्टेड था, लेकिन वहीं इस वाले केस में देखोगे सो अब ये स्ट्राइक इस तरफ किया, अब ये कुछ इस तरीके से है सरफेस, ठीक है, तो इसके हिसाब से नॉर्मल लिया जाएगा वैसे, तो ये नॉर्मल बना इसका, तो अब इसका नॉर्मल ऐसे जा रहा है और इसका नॉर्मल ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों नॉर्मली आपस में देख रहे होगे, थोड़ा एक्सटेंड करें तो यही आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नॉर्मल कैसे हैं, एक दूसरे से मतलब बिल्कुल ही अलग है, सरफेस कैसा है, दोनों का टिल्टेड है, तो इस वजह से यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और इसीलिए यहाँ पे ही आप देख रहे हो कि ये दोनों सेम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनका सरफेस का जो वो है, मतलब सरफेस का जो एंगल है वो चेंज हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो गया, जिस वजह से यहाँ पे ये रेज पैरेलल नहीं जा रही। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया इरेगुलर रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में इन शॉर्ट ध्यान रखने वाली बात ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बाउंस बैक भी पैरेलल ही करेंगी, लेकिन इररेगुलर सरफेस में वो पैरेलल आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल जाएं ये जरूरी नहीं होता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, इसको नोट करो। फिर आते हैं रिफ्रैक्शन पे, फटाफट नोट करो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ या नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, सो अब देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर आप लोग एक टम्बलर लो, ठीक है, टम्बलर मतलब ग्लास, कांच का ग्लास, ठीक है, तो कांच का ग्लास लो और उसके अंदर पानी भरे, तो अब अगर उसके अंदर हम एक पेंसिल डालें, मतलब उल्टी करके डालना, सीधी डालोगे तो खराब हो जाएगी, इतनी तो पैदल तुम भी नहीं हो, ठीक है, तो अब उसके अंदर हम पेंसिल या पेन कुछ भी डालें, तो अगर हम उसे देखें तो वो हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है, मतलब पानी के अंदर अब मतलब भरा हुआ ग्लास हो पानी से, और अब अगर उसे देखें तो वो हमें थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। सो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। तो अब देखो the bending of ray of light when it enters from one medium to another medium is called
रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि जब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट होती है जब लाइट कहां से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही होती है। सो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मुझे पता है डब्बा खोले अभी नहीं समझ में आया होगा, बताता हूं, देखो कैसे आएगा। अब ये हमारा दो मीडियम है, ये हो गया हमारा मीडियम 1, ये हो गया हमारा मीडियम 2। ठीक है, अब देखो 2 मिनट के लिए, अगर तुम लोग पहले पढ़ चुके हो तो 2 मिनट के लिए रेयर और डेंसर साइड में रख देना, जैसे समझा रहा हूं उसको समझो। ठीक है, मीडियम 1 ऊपर है, मीडियम 2 नीचे है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई क्या हमारी इंसिडेंट रे, जो रे आके स्ट्राइक करती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, अब इंसिडेंट रे हुई, अब क्या हुआ, जैसे ही वो मीडियम 2 के अंदर एंटर करी, अब इस जिस पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट से हम सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये गया हमारा क्या, नॉर्मल। ठीक है, और अब ये हल्का सा बेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से, रे ऑफ लाइट आई और हल्का सा बेंड हो गई इस, और ये जो अब रे बनी, इस रे का नाम पड़ता है रिफ्रैक्टेड। वो पीछे वाली थी रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आई, इसको बोला इंसिडेंट रे, ये मीडियम 2 के अंदर जैसे ही एंटर करी, ये हल्का सा बेंड हो गई, ये हल्का सा शिफ्ट हो गई। जाना इसे कायदे से कैसे चाहिए था, कायदे से इसे जाना चाहिए था कुछ ऐसे। ठीक है भाई, जाना ऐसे ही चाहिए था, लेकिन हल्का सा क्या हो गई, ये अपने तरफ से बेंड हो गई। इस फिनोमिना को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिंपल। ठीक है, अब ध्यान दो, जो चीजें ध्यान देने वाली हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसे हम बोलते हैं एंगल आई। ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब जो रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, ये जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। ठीक है, सॉरी गलत बना दिया, छी क्या कर रहा हूं। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, इस एंगल को नाम पड़ता है एंगल आर, और इसे बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना समझ में आया। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, जल्दी क्विक फटाफट नोट करो इसे, फिर आगे आते हैं। सो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज बेंडिंग टेंडेंसी। कहना क्या चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं, देखो क्या कहना चाहते हैं। अभी तुम लोगों के दिमाग में अगर मतलब कुछ के दिमाग में आया होगा और कुछ के दिमाग में नहीं आया होगा, डब्बा गोल। क्यों, अभी मैंने डायग्राम बनाया था, सो उसमें कुछ ऐसा था कि ये थी हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये था हमारा मीडियम 1, और ये पॉलिश सरफेस नहीं था, सॉरी, और ये था हमारा क्या, मीडियम 2। ठीक है, अब क्या है कि मीडियम 1 से जब लाइट मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल। ये क्या था हमारा नॉर्मल, अभी पीछे वाला डायग्राम बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल, कायदे से ये जानी ऐसे चाहिए थी। ठीक है, अब देखो क्या बोला मैंने, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। तो बेंड ये 2 जगह कर सकती है, दिमाग में आना चाहिए, दिमाग को खुला रखा करो। ठीक है, अब ये 2 तरफ बेंड हो सकती है। एक बेंड हो सकती है ये इस तरफ, यानी कि नॉर्मल की तरफ, और एक ये ऐसे जा सकती है, यानी देखो एक्चुअल में ये 2 तरीके से बेंड हो सकती है। एक इस तरीके से जाए, ठीक है, ये हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट। एक इस तरीके से भी तो जा सकती है भाई, ये ऐसे भी तो निकल सकती थी ऊपर की तरफ बेंड होके, समझे बूझे। तो ये चीज कैसे पता चलेगी कि कब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, कब ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, ये चीज कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगा तुम्हें बेंडिंग टेंडेंसी से। तो अब याद रखो कि हम 2 शब्दों का यूज करते हैं, एक को बोलते हैं हम क्या, रेयरर मीडियम, और एक को हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो अब याद रखो, अब हम बनाते हैं 2 डायग्राम अच्छे। ठीक है, ये हो गया हमारा मीडियम 1, ये हो गया हमारा मीडियम 2। या एक काम करते हैं, हम इन्हें मीडियम 1 मीडियम 2 ना बोल के हम इन्हें क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम रेयरर मीडियम,
और इसे हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। अब ये रेयरर और डेंसर होते क्या हैं ये तो बता दीजिए। तो देखो रेयरर और डेंसर का मतलब क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसिटी तो बताए ना क्या होती है, इतने पैदल तो नहीं हो ना भाई, इतना तो पढ़ के आए हो 9th क्लास में। ठीक है, अगर नहीं पता फिर भी बता देता हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं, बेसिकली घनत्व को हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू वो दूसरे वाले के, तो उसे हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। ठीक है, आप ध्यान रखो कि अगर इंसिडेंट रे एंटर हो रही है कहां से कहां, अगर इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, अगर इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है, तो इस रे को तो पहले हम नाम देते हैं क्या, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो है कहां से कहां जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है। तो अब देखो इसका नॉर्मल हो गया कुछ ये, ठीक है, ये हो गया क्या इसका नॉर्मल। अब कायदे से ये जानी कैसे चाहिए भाई, जानी कैसे चाहिए, अब ये या तो ऐसे भी जा सकती है और या ऐसे भी जा सकती है। तो याद रखना कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, कहां से कहां, रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो वो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, यानी नॉर्मल की तरफ जाएगी। समझ में आया, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, यानी कि जानी कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है, लेकिन जाती कुछ इस तरीके से है। ये हो गई हमारी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। भाई देखो ये सीधी जाती तो टुवर्ड्स नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होना, तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट करेगी। सो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, किस केस में, जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है। ठीक है, रेयरर टू डेंसर जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, एंगल आई, ये हो गया हमारा क्या, एंगल आर। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बूझे, इतना समझ गए। ठीक है, अब देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल वाले में, ठीक है, सो अब अगेन दो मीडियम है और इस बार डेंसर ऊपर है और इस बार रेयरर थोड़ा नीचे है। तो रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है। यहां पे क्या हो रहा था, रेयरर से डेंसर जा रही थी, इस वाले केस में डेंसर से रेयरर जा रही है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गई क्या हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई क्या हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखो जब भी डेंसर टू रेयरर जाएगी, सो ये हो गया क्या हमारा नॉर्मल। ठीक है, कायदे से जानी से कुछ इस तरीके से चाहिए था, ठीक है, लेकिन जाती कुछ इस तरीके से है, बदमाश है ना। तो टुवर्ड्स नॉर्मल ना जाके इस बार कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। पहले देखो जब रेयरर टू डेंसर जा रही थी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और अब जब डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई। ठीक है, तो अब देखो अब इस केस में जो ये एंगल बन रहा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये सब बेंडिंग फिनोमेना समझ में आया, जब कहां से कहां जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, कब, जब डेंसर टू रेयरर जा रही है, डेंसर टू रेयरर। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, डेंसर टू रेयरर तो DAR डर, ठीक है, तो बीच में AR है यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या हमारा टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये चीज समझ में आई, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। अब बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अपन लोगों को सिर्फ दो ही लॉज पढ़ने हैं, अगेन रिफ्लेक्शन की तरह। ठीक है, तो वो कौन से दो लॉज है फटाफट देख लो जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ जो है वो है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि the ratio of sine of angle of incidence to that of sine of angle of refraction is always a constant for a given pair. This constant is called refractive index of second medium with respect to first medium. कुछ समझ नहीं आया है ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, कुछ समझ नहीं आया तो मैंने एक्सप्रेशन देख के बता देता हूं मैं। देखो अब तो क्या कह रहा है
कि अगर हम क्या लें, सबसे पहले तो ये जानो कि जब मैंने रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे दो एंगल आए थे। कौन से एंगल? एक आया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक आया था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ डिग्री में ही होगा। ठीक है, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी। ठीक है, कुछ तो होगा। ठीक है, हमेशा एंगल किसमें होता है? डिग्रीज में ही होता है, तो कुछ ना कुछ डिग्री का मेजर ही होगा। तो उसका अगर हम साइन लें, ठीक है, यानी कि जैसे तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी भाई, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो ना, ओ भाई जिंदा हो ना, इसी लोक में पढ़ रहे हो ना, दिसंबर है, दिसंबर चल रहा है। ठीक है, मजाक मत कर, पढ़ ले चुपचाप। ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर एंगल का साइन लें, यानी कि अज्यूम कर लो कि अगर हमें क्या है, क्या 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 है, क्या बोलूं, ले लो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आया हमारा क्या? 45 डिग्री। अज्यूम करते हैं इंसिडेंस एंगल जो आया, एंगल आई जो आया वो आया 45 डिग्री। तो अब अगर हम इसका, ये इंसिडेंट एंगल है, तो अगर हम इसका क्या लें, साइन आई लें। ठीक है, साइन आई का मतलब क्या हो गया कि हमने साइन ले लिया आई का, तो आई क्या है? 45, तो साइन 45 बेसिकली इस तरीके से साइन 45 डिग्री लें। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पता है? ठीक है, तो उस हिसाब से साइन 45 लिया, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ठीक है, तो अब देखो इसी तरीके से 1/√2, ये साइन 45 की वैल्यू आ गई, तो इसी तरीके से साइन 45 हो गया। अब इसी तरीके से साइन आर को भी कर लो और उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, 1 2 3 4 आधा पौना। ठीक है, मतलब इसी तरीके से कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ही आएगा। ठीक है, तो वो जो होगा उस पर्टिकुलर नंबर को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? दिमाग चला थोड़ा? ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ये होता है स्नेल्स लॉ। भाई दोबारा समझ लो, एक बार और देख लो क्या कह रहा हूं, कि अगर देखो अभी मैंने रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि दो एंगल बनते हैं, एक बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कोई ना कोई डिग्री मेजर ही होगा भाई, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ ना कुछ डिग्री मेजर ही होगा। तो साइन, उसका साइन लेना है। अब अज्यूम कर लो 45 आया, तो साइन 45। ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो उस तरीके से वहां से वो साइन 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, वहां से 1/√2। उसी तरीके से साइन आर कर लो, तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, अब 1/√2 आया और नीचे साइन आर की भी कोई ना कोई वैल्यू आई, तो जब उसको डिवाइड करोगे तो वो हमेशा कोई ना कोई नंबर देगा, 1 2 1.2 1.5 1.33 1 समथिंग समथिंग, ऐसे कुछ, मतलब कुछ इस तरीके से नंबर आएगा। ठीक है, तो वो जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो होता है हमारा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इस n/1 का मतलब ही ये होता है, n जो होता है सिंबल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है ये रिलेटिव आता है, यानी कि किसी से कोऑर्डिनेट करके, किसी से रिलेट करके बेसिकली। ठीक है, कि इसके रिस्पेक्ट में जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इतना है, अगर वो रिस्पेक्टिव मीडियम चेंज हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर रिस्पेक्टिव मीडियम बदल जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाता है। इतना समझ में आया? अभी वो सब ध्यान में मत रखो, बस इतना याद रखो कि साइन आई यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का अगर हम साइन कर लें तो वो हमें एक कांस्टेंट देता है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दैट्स इट। समझ में आया? ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे, सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है, ये तीनों क्या करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगेन एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला ही है, ये वहां पे रिफ्रैक्टेड रे था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये दोनों लॉ समझ में आए? फटाफट छाप ले जल्दी 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 छाप ले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज अब बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। तो मेजरली यहाँ पे भी अपन लोगों को सिर्फ दो ही लॉज पढ़ने हैं। तो सबसे पहला लॉ जो है वो स्नेल्स लॉ है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्नेल्स लॉ क्या होता है। सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कहने का मतलब क्या है? देखो भाई, मुझे पता है तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, मैं भले ही यहाँ हूं लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारे फेसबुक के 12 बज गए हैं। अब इधर देखो क्या बोल रहा है ये कह रहा है
कि देखो सबसे पहले तो ये जानो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मतलब जब भी रिफ्रैक्शन वाला पूरा प्रोसेस होता है तो उस दौरान दो एंगल बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंगल बनते थे? सबसे पहला एंगल बनता था इंसिडेंट एंगल, अभी बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे बोला था, ठीक है। और दूसरा बनता है हमारा क्या? रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। याद है ना, अभी पढ़ाया है, 2-3 मिनट भी नहीं हुए होंगे मुश्किल से, ठीक है। तो अभी देखो ये दो चीजें पढ़ाई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम उसका क्या लें, साइन लें, साइन कॉस टैन, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ, देखो याद है पिछले जन्म में कुछ पढ़ा हो, पिछले जन्म में याद है, ठीक है भाई, पढ़ लियो अगर नहीं पढ़ा तो, ठीक है। दिसंबर चल रहे हैं, अगले समझ रहे हो ना क्या चल रहा है तुम्हारा, फाइनल आने वाले हैं तो पढ़ लो थोड़ा, ठीक है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है 8 चैप्टर में, साइन कॉस टैन, ठीक है। तो अगर हम उस पर्टिकुलर डिग्री का वो कुछ ना, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कोई ना कोई डिग्री में ही मेजर आएगा, कोई डिग्री मेजरमेंट ही आएगा। तो वो डिग्री मेजरमेंट को अगर हम साइन लें, उसका साइन लें तो वो कुछ वैल्यू देता है, और उस वैल्यू को साइन आर्क वाली वैल्यू से अगर डिवाइड करें तो वो कोई ना कोई कांस्टेंट देगा। कुछ समझ नहीं आया? दोबारा सुन लो, प्रैक्टिकल एग्जांपल से सुन लो। देखो अज्यूम करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो तुम्हारा कितना आया, लेट्स से 45 डिग्री आया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने अज्यूम किया कितना आया, 45 डिग्री। अब देखो इसका साइन लेते हैं, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तुम सब जानते हो, कितनी होती है भाई, 1/√2, ठीक है। इतना क्लियर है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, वो टेबल देख लेना ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। अब देखो इसके बाद एंगल आर पे बात करते हैं। तो एंगल आर अज्यूम करते हैं 30 डिग्री है, अज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ अज्यूम कर ले, क्या जा रहा है तुम्हारा, क्या जा रहा है, मैथ्स में भी तो अज्यूम कर लेते, लेट अस अज्यूम दैट, कर लो है, मेरे लिए कर लो एक बार। अब देखो साइन एंगल आर क्या आया हमारा, 30 डिग्री अज्यूम करते हैं। अब इसको साइन थीटा अगेन कितना आ जाएगा, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अबे अब तक तो टेबल याद हो जानी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। कितना होता है हमारा 1/2, ठीक है, 1/2 होता है। अब देखो अब इस फॉर्मूले को देखो, n21 इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। n21 क्या है वो अभी बता दूंगा, फिलहाल तुम साइन आई बाई साइन आर पे फोकस करो। तो साइन आई बटे साइन आर करो, साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है 1/√2 और साइन आर की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आती है 0.35, ठीक है। मुझ पे विश्वास नहीं है, मान लो भाई मुझ पे विश्वास करो यार, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है, हलवा थोड़ी है? कुछ तो विश्वास करो मुझ पे। देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आती है 0.3535, मतलब ऐसे करते हुए सो ऑन चलती है वैल्यू। तो अब याद रखो 0.35 है, अगर भरोसा नहीं है कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है, ठीक है। 0.35 वैल्यू आएगी साइन आई बटे साइन आर, और ये 0.35। तो मैं यही कह रहा था कि जब साइन आई बाई साइन आर को सॉल्व करोगे तो वो एक कांस्टेंट दे देता है, कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू दे देता है, और इस कांस्टेंट को इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया। अब समझो, थोड़ा सा दिमाग और घुमा देता हूं, थोड़ा सा। अरे सर अभी तो इतना दिमाग घूम गया, अभी भी दिमाग घुमाओगे? हाँ थोड़ा और घुमाऊंगा। क्या है कि देखो क्या कहता है ये, कि अब ये जो वैल्यू आई है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है दैट इज स्मॉल n, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसे याद रखना, ये लिखा भी हुआ है शायद, है ना, हाँ देखो ये लिख रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये जो आया है ये भी किसी से रिलेट करके आया है, यानी फर्स्ट वाले मीडियम से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, सेकंड वाले का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है पहले वाले से, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब याद रखना, अगर मीडियम चेंज होते हैं, अगर मीडियम चेंज हो गया, अगर फर्स्ट मीडियम बदल गया तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी बदल जाएगी, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। ये चीज याद रख लेना। फिलहाल के लिए देखो माइंड को काम रखो, इतना समझो कि जब भी हम साइन आई बाई साइन आर करेंगे तो वो एक कांस्टेंट दे देगा, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तुम्हारा काम खत्म। अब देखो भाई, जिनको जितना पढ़ना है ना इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इतना ही ध्यान में रखो और ज्यादा माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अगेन सेम कहानी, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाली, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे थी, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। आई होप समझ में आया होगा। फटाक से छापो, आगे बढ़ते हैं मेरा।
अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी की तरफ। तो एक चीज जानो सबसे पहले, डेंसिटी मैंने तुम्हें क्या बताया अभी, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोले तो घनत्व, ठीक है। अब ध्यान दो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। तो याद रखो लाइट और वेव, मतलब इन सब चीजों से रिलेटेड जितने भी फिनोमेनाज होते हैं ये फिजिक्स की एक स्पेशल ब्रांच में आते हैं जिसे हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिक्स वाली ब्रांच होती है इस केस में हम डेंसिटी को ही ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी बोला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कुछ खास फर्क नहीं है डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ऑप्टिकल डेंसिटी, अब ध्यान दो क्या चीज है, समझने वाली क्या चीज है यहाँ पे। हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हमने सी से डिनोट किया है, ये होती है हमारी क्या, स्पीड ऑफ लाइट। इतनी चीज समझ गए, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हमारी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसे सी सिंबल से डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ध्यान दो, इफ एन तुम लोगों को मैंने अभी बताया क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एन क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब ध्यान दो कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, ये यूज कर रहा हूं मैं डिक्रीजेस के लिए, ठीक है। ये यूज कर रहा हूं किसके लिए, डिक्रीजेस के लिए, ठीक है। तो अगर n क्या कर रहा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो याद रखना हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अगेन ऑप्टिकल डेंसिटी में हमारी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और ऑप्टिकल डेंसिटी अगर डिक्रीज कर गई तो हमारा c क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। c मैंने अभी बताया क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। c क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर क्या, समझो दोबारा समझो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिरा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी गिरेगी, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। इतना समझ में आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकंड, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, और इस केस में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है? तो इसका कारण ये है, समझो इसका कारण क्या है। अब अज्यूम करो कि एक खाली मैदान है, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूं कि खाली मैदान में भागो, ठीक है। तो तुम भागोगे और जितने पोटेंशियल होगा, मतलब जितनी एनर्जी होगी, जितना हाईएस्ट तुम भाग सकते हो, जितना स्पीड में भाग सकते हो, उतना तेज भाग सकोगे, ठीक है। वहीं अब अगर मैं क्या करूं, वहां पे मैंने उठा के मेला लगवा दिया, उसी ग्राउंड में, सेम ग्राउंड में मैंने मेला लगवा दिया। अब वहां पे लोग वो आएंगे घूमने फिरने, ठीक है। क्या अब मैं तुम्हें बोलूं कि भागो, तो क्या अब तुम वो पहले वाली स्पीड से भाग पाओगे जब वो खाली मैदान में भाग रहे थे? नहीं भाग पाओगे, कॉमन सी बात है, ठीक है। उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाओगे जितनी पहले पकड़ी हुई थी, ठीक है। तो यही समझाना चाह रहे हैं कि n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर घटता है तो वहां पे भीड़ भाड़ कम हो गई, एक तरीके से लोग कम हो गए। अब क्या हुआ, ऑप्टिकल डेंसिटी भी अगर n गिरता है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या कर रही है, गिर रही है, यानी कि वहां पे भीड़ भाड़ कम हो रही है। हाँ, भीड़ भाड़ कम हो रही है, तो उस केस में हमारा स्पीड ऑफ लाइट, यानी अब जगह ज्यादा हो गई, ठीक है भाई, भीड़ भाड़ कम हो गई तो जगह ज्यादा बढ़ गई, जगह बढ़ गई तो वो भागेगा फुल स्पीड में। तो यही सेम चीज होती है कि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है अगर डेंसिटी गिर गई, समझ गए, ऑप्टिकल डेंसिटी गिर गई। ये ओडी यूज कर रहा हूं मैं ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए, ठीक है। अब देखो, इफ n इंक्रीजेस, अगर n बढ़ा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, इसका मतलब क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ी यहाँ की, यानी कि वहां पे लोगों का भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई, यानी कि अब अज्यूम कर लो दशहरा वाला ही दिन बना दिया, एकदम बिल्कुल खचाखच पूरा मेला लगाने के बाद भर गया वो, ठीक है। तो अब क्या है, वहां पे लोगों की भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई, तो अब तो पहले भागना तो छोड़ो, अब तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो हुआ कि लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ गई, जिस वजह से स्पीड ऑफ लाइट घट गई, यानी कि अब तुम उतना तेज नहीं भाग पाए जितना पहले भाग सकते थे, तो स्पीड ऑफ लाइट इस केस में गिर गई। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल बात यही है कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ये चीज समझ लो कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, बस, ठीक है। अगर लोगों की चहल पहल बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, घटेगी, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे, ये टेबल भी दे रखी है तुम लोगों की एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1.0003, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ठीक है। अब ये एक चीज और याद रखने वाली है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.42,
ठीक है। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसका होता है, हमारा वैक्यूम का होता है, डेट इज 1, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। वो जो अभी, हाँ एक चीज और, अभी पीछे वाले केस में जो अभी मैंने जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, स्नेल्स लॉ, तो वहां पे 0.35 आ रहा था, तो याद रखना वो चीज नहीं आएगी, वो सिर्फ एक अजम्पशनरी एग्जांपल था, ठीक है। वो चीज मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 0.35 आए। क्यों? क्योंकि सबसे कम अब तक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाया गया है, सबसे कम वो वैक्यूम का पाया गया, जो कि है 1, ठीक है। तो वो जो 0.35 था वो एक अजम्पशनरी एग्जांपल था, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया गया था, वो उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वही वो डिस्क्लेमर नहीं आता कि योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, ये जो है ये पूरा वही सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो जो पीछे वाला एग्जांपल था वो सिर्फ एक अजम्पशनरी था, ठीक है। अब तो इससे तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक रेंज मिल गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कम से कम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी आ सकती है, 2.42। यहां से ये चीज समझने वाली है, ठीक है, कि अगर तुम अज्यूम कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें निकालने को बोल दे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर तुम्हारी 1 से कम आ रही है, ठीक है, 0.9 आ रही है, 0.8 आ रही है, तो वो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलत निकला है, ये तुम्हारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक रेंज आ गई है, क्या कि वो 0 और 1 के या तो 1 से या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 के कम आएगा या बराबर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। ना 1 से कम हो सकता है, ना 2.42 से ज्यादा हो सकता है। ये रेंज बन गई तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, फटाक से छापो, जल्दी जल्दी छाप ले भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वेरियस फॉर्मूलाज। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सो वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो अच्छा हाँ, इससे पहले एक चीज और देख लो, 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है हमारा क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहे गुरुजी अभी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही समझ नहीं आया, अब इसके भी टाइप बता रहे हो। अरे डरो मत यार, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो तुम लोग अभी तक पढ़ के आए हो वो था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। वहां पे 2 अलग अलग मीडियम है, ग्लास ऑयल, ग्लास वाटर, वाटर डायमंड ग्लास, तो इस तरीके से वहां पे मीडियम थे, ठीक है, एक दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, ठीक है। अज्यूम कर लो कि यहाँ पे क्या है, मीडियम 1 है और यहाँ पे क्या है, मीडियम 2 है। तो मीडियम 1 में ग्लास है और मीडियम 2 में वाटर है, मीडियम 1 में डायमंड है या मीडियम 2 में ऑयल है, ऐसे कुछ भी है, 2 मीडियम ले रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि इस तरीके से क्या है हमारा, हम वहां पे जो निकाल रहे थे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस केस में क्या था कि 2 हम मीडियम ले रहे थे, जिसमें जो 2 मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, यूनिवर्स में कुछ भी, ठीक है, वो था हमारा क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं डायग्राम नहीं बना रहा, छोड़ो, ठीक है। और अब देख लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें समझने वाली है, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बता चुका हूं, ठीक है, जिसमें हम मीडियम 1 में हम अज्यूम कर लो वाटर ले लें और ऑयल ले लें, ठीक है। मीडियम 1 में हम ग्लास ले लें, मीडियम 2 में डायमंड ले लें, मीडियम मतलब ऐसे कुछ भी है, मतलब हम अपने हिसाब से कुछ भी मीडियम जो होगा उसको आपस में रिलेट करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कहानी ऐसी नहीं होती, वहां पे फिक्स होता है, वहां पे मीडियम 1 कंफर्म वैक्यूम ही होता है, ठीक है। वहां पे मीडियम 1 कंफर्म क्या होता है, वैक्यूम ही होता है। और मीडियम 2 हम कुछ भी ले सकते हैं, मीडियम 2 हम ग्लास का निकाल रहे हैं तो ग्लास का ले सकते हैं, डायमंड का निकाल रहे हैं तो डायमंड का ले सकते हैं, ऑयल का निकाल रहे हैं तो ऑयल का ले सकते हैं। तो इससे पहले वाली स्लाइड में जब अभी तुमने देखा था ऑप्टिकल डेंसिटी, वहां उसके नीचे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे थे, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, ठीक है। तो याद रखना कि मीडियम 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 फिक्स हो जाता है कि वैक्यूम ही लेना है, इसके अलावा कोई और नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखेंगे, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से लिखते थे, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड अगर फर्स्ट का निकाल रहे होते थे, ठीक है। लेकिन वहीं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें क्या लिखना होता है, सिर्फ जिसका निकाल रहे हैं, तो जो निकाल रहे होते हैं वो हमेशा सेकंड मीडियम होता है, तो यहाँ पे हम हमेशा N2 लिखते हैं।
क्योंकि फर्स्ट मीडियम हमारा फिक्स हो गया वैक्यूम, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ N2 ही लिखेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, क्योंकि वहां पे फर्स्ट मीडियम फिक्स कर दिया क्या, वैक्यूम। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों समझ में आ गए। ठीक है, अब देखो वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले देख रहे हैं यहाँ पे। तो N21 सबसे पहला फॉर्मूला तुमने स्नेल्स लॉ में देखा है क्या, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, पढ़ा है ना, साइन आई बटे साइन आर अभी बताया है। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा क्या, C1 बटे C2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ, उसको डिवाइड कर दिया किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम से। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका तीसरा फॉर्मूला होता है क्या, N2 बटे N1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और दोनों कौन से वाले रखने हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्पीड ऑफ लाइट की बात हुई, यहाँ पे साइन आई बटे साइन आर की बात हुई, यहाँ पे N2 और N1 है, यानी कि यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है। और इसका एक चौथा फॉर्मूला होता है हमारा क्या, 1/N12, यानी कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पता है, तो उसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा हमें क्या मिल जाएगा, N21 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके 4 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, साइन आई बटे साइन आर, C1 बटे C2, 1/N12, और लास्ट क्या हो गया हमारा, N2 बटे N1। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले समझ में आए, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इसको नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। छापो, जल्दी छापो, छाप लिया, छापो छापो छापो। अब कुछ और चीज देख लो कि अगर हम 3 मीडियम लें, अब थोड़ा देखो, अगर हम 3 मीडियम लें, ग्लास, वाटर और डायमंड, 3 मीडियम ले लेते हैं, ग्लास, वाटर और डायमंड। ठीक है, ये 3 मीडियम ले लिया, इतना नोट कर लो। ठीक है, अभी हम 3 मीडियम लेंगे और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करेंगे, कि उनका पता करेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 3 मीडियम लेने वाले हैं, ग्लास, वाटर और डायमंड। इसको लो, तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लूं, ले लो जल्दी ले लो, फटाफट इसको नोट कर लो। अब देखो, अगर हमें निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, और हमें क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। अगर हमें ये 2 चीजें दे रखी है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। ठीक है, तो अगर ये 2 चीजें दे रखी है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ देखो, अगर हम हमसे पूछ ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, और हमें क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और दूसरा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। ठीक है, हमें क्या है, हमें पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ये पता करना है। और हमें दे क्या रखे हैं, हमें 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, कौन कौन से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ये 2 दे रखे हैं। तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड कैसे निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो, अगर हमें क्या बोल दे कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू थर्ड निकालना है, और हमें क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थर्ड, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई, इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो, क्या हुआ, एक इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना, है ना, इसको नोट कर लो फटाफट। हम लोगों के घर भी हमें भी काम नहीं करने दिया जाता, डिस्टर्ब कर देते हैं। देखो, हम तुमको पढ़ा रहे थे और यहाँ से बुलाना आ रहे थे, ठीक है, बार बार डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो चलिए गाइज, अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास का स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब, जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, तो उस तरीके से ग्लास का एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो इसके अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब याद रखना कि सबसे पहले तो एक चीज याद रखो कि
इसके अंदर इंसिडेंट रे जिस मीडियम से एंटर हो रही है वो बाहर मतलब दूसरी तरफ जब निकलेगी रे तो उस तरफ भी सेम ही मीडियम है, यानी बोथ द साइड मीडियम कैसा है, सेम ही है। तो अब अज्यूम करो कि हमारी पहली रे इस ग्लास स्लैब के पे टकराई, ठीक है। इस रे को हमने नाम दिया इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके बाद ये यहां से, अब देखो, अब अज्यूम मैं यहां पे एयर ले रहा हूं और इस तरफ भी एयर ही ले रहा हूं, यानी दोनों तरफ मीडियम सेम है, ठीक है। एक लाइन कॉमन लिख रहा हूं, इफ द मीडियम बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग the ray of light is same, ठीक है, कि रे ऑफ लाइट के एंटर होने से पहले जो मीडियम है वही दूसरी तरफ भी है, ठीक है, दोनों तरफ सेम मीडियम है। अब देखो यहां से इंसिडेंट रे गई, अब एयर है और ये ग्लास है, ठीक है। याद रखना, अब बेंडिंग टेंडेंसी वाला जो प्रोसेस है वो तुमसे ही पूछूंगा मैं, याद रखना, और जवाब नहीं आया ना तुम पकड़ पकड़ के मारूंगा तुम लोगों को। देखो अब रेयरर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है, एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर जाते हैं सब है टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, जल्दी बता भाई, जल्दी बता, बोल 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 बोल, है ना, अरे बोल यार चिंटू पिंटू, कोई तो बोलो जल्दी बोलो। अब देखो यहां से राहुल तू तो बोल, अब देखो इंसिडेंट रे एंटर हुई, रेयरर से डेंसर गई, रेयरर से डेंसर जाते टाइम बताया था ना टुवर्ड्स नॉर्मल, हाँ टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगी इसकी पैरेलल, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल हो गई इसकी, ये हो गई इसकी नॉर्मल। अब टुवर्ड्स नॉर्मल यानी कुछ इस तरीके से बेंड करेगी, तो ये हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। कायदे से जानी थोड़ी ऐसे चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी मतलब इतनी भी अच्छी नहीं बेंड करी मैंने, प्रोफेशनल नहीं हूं ना, क्या करूं। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे गई। अब ये सामने वाले वॉल पे टकराई, ठीक है, सामने वाली वॉल पे टकराई। अब अगेन ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया इसका, और यहां से अब वापस से परपेंडिकुलर गया, तो ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ग्लास से एयर में जा रही है, यानी डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब ये कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब ध्यान दो, यहां से गई, ये गई और ये गई, ठीक है। जो रे यहां से एंटर हुई इसे बोला इंसिडेंट रे, जो रे फाइनली बाहर निकली इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और इस रे को नाम दे दिया जाता है क्या, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जो बीच वाली रे है उसे रिफ्रैक्टेड रे बोला, और जो बाहर निकली उसे क्या बोला, इमर्जेंट रे। अब ध्यान दो, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इसे क्या बोलते थे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जो रे बाहर निकली और उसने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया इसको हम बोलते हैं एंगल ई, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गया ना, समझ गया बच्चे, ठीक है। अब याद रखना कि अगर, अब ये लाइन देखो, इफ द मीडियम बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग द रे ऑफ लाइट इज सेम, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मीडियम सेम है दोनों तरफ, तो इस केस में ई आर जो होगा वो पैरेलल होगा आई आर के, ठीक है। क्या मतलब, क्या ई आर मतलब इमर्जेंट रे और आई आर मतलब इंसिडेंट रे। तो अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो आफ्टर ये पूरा सारा प्रोसेस होने के बाद अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो देख रहे हो कि तुम लोग पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो अगर मीडियम सेम है दोनों तरफ तो ये रे मतलब निकलने के बाद भी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, याद रखना, ठीक है। और एंगल ई जो होगा वो बराबर होगा एंगल आई के, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, वीडियो आ गया ना, फटाक से छाप ले, जल्दी छाप ले, टाइम नहीं है मेरे पास, बिजी आदमी हूं मैं, फटाफट छाप ले।
सो चलिए गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज लेंसेज एंड मिरर। तो मेजरली ये चीजों के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है स्ट्रेट और पीछे से उसका एक तरफ पॉलिश्ड होता है, ठीक है, ये हो गया प्लेन मिरर। नेक्स्ट आते हैं कनकेव मिरर। अब याद रखो कनकेव मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये सब क्या है, ये स्फेरिकल है, ठीक है। सबसे पहले कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की बात करो तो ये स्फेरिकल मिरर्स के अंडर में आते हैं। स्फेरिकल मिरर्स मतलब ये अगर इन्हें कंप्लीट ड्रॉ करूं तो अब देखो, अगर मैं इसे कंप्लीट ड्रॉ करूं तो एक स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। एक स्फेयर का पार्ट कट कर आ गया है, और इसको भी अगर मैं कंप्लीट ड्रॉ करूं तो एक कंप्लीट स्फेयर का पार्ट बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्फेयर का पार्ट है कटा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इनको स्फेरिकल मिरर्स भी बोला जाता है। तो अब देखो कनकेव मिरर कैसा होता है, कनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका आउटर सरफेस यानी बाहर वाला जो सरफेस है उसे पॉलिश किया जाता है, और इमेज जो फॉर्म होती है वो अंदर केव, यानी एक तरीके से केव वर्ड से याद रखो तो अंदर की तरफ केव है, तो इस केव के अंदर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वेक्स में। तो कन्वेक्स में याद रखोगे आउटर सरफेस, अब इसको इस तरीके से देखो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये अंदर वाला सरफेस जो है इसको पॉलिश किया जाता है, और बाहर वाले सरफेस पे क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव लेंस। अब याद रखना ये जो लेंस है ये स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि इसको दो लेंसेस मतलब दो स्फेयर से कट करके बनाया गया है। कैसे, देखो अगर मैं इस वाले को ड्रॉ करूं तो ये एक स्फेयर बन गया, ठीक है। पहले इस वाले को रब करना पड़ेगा, कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये एक स्फेयर बन गया और एक हमारा ये स्फेयर बन गया, ठीक है। तो दो स्फेयर्स को ज्वाइन किया और कट कर दिया गया, तो वहां से हमारा ये वाला टाइप का लेंस आता है, ठीक है। तो इस वाले लेंस को हम क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। और नेक्स्ट कन्वेक्स लेंस, ये दो तरीके से बना हुआ है। कैसे, ये एक स्फेयर हो गया हमारा, ठीक है, और इसको भी ऐसे फर्दर ड्रॉ करो, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है, समझ गए होगे तुम तो ये भी दो हमारे क्या हो गए, ये हमारे दो टाइप के लेंसेज हो गए स्फेरिकल में, ठीक है। इनको नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बड़े आगे भाई, बड़े चलो जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। वन शॉट देख के आए हो तुम लोग, फिर भाग जाओगे अगर मैंने टाइम पे नहीं खत्म किया तो, है कि नहीं, नहीं क्या है, बता भाई, है कि नहीं क्या है। अरे देखो भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों है, क्योंकि अभी आगे हम क्या देखने वाले हैं, रे डायग्राम्स देखने वाले हैं मिरर्स और लेंसेज के। तो सबसे पहले जानो कनकेव मिरर, कनकेव को ही देख लो, बाकी तो उसके समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, तो याद रख लेना उन पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेज भी बताएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो। देखो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। इसके सेंटर को हम बोलते हैं क्या, पोल। और जो लाइन इस सेंटर से पास होती है, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। स्कूल वाला खड़ूस प्रिंसिपल याद आया, वो मत याद करो अब, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी चीज याद रखो, अभी 2 मिनट और क्लियर हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं। अगर मैं इस स्फेयर को कंप्लीट करता हूं, ठीक है, अगर मैं इस मिरर वाले स्फेयर को कंप्लीट करता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने मिरर स्फेयर कंप्लीट किया। अब देखो इसका सेंटर कहां पे आ रहा है, स्फेयर का जो सेंटर है वो कुछ इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है हमारा क्या, स्फेयर। अब इस पर्टिकुलर स्फेयर वाले पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सी। इस सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जोड़ती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब याद रखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो सेंटर पॉइंट आता है, मतलब मिड में, एकदम मिड पॉइंट, ठीक है, अज्यूम करते हैं ये वाला मिड पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, यानी कि फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब थोड़ी और चीज देखो, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं रेडियस, ठीक है, या फिर
समझ गए? रेडियस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा स्फेयर है, ठीक है, तो यहां से यहां तक का इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इसलिए, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आया? अब देखो, पोल से फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को, पोल से फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को, इसको हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट इज फोकल लेंथ। इसे हम क्या नेम देते हैं? फोकल लेंथ। और इसे हम F सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे हम F सिंबल से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कनकेव मिरर के, ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर इसकी अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेज पे जो पढ़नी जरूरी है रे डायग्राम्स बताने से पहले। इसको नोट करा? किया? पॉज करो और नोट करो। किया? अच्छा हाँ, एक चीज और की देखो, क्योंकि जो F है, फोकस है, ये सेंटर्स और पोल के बीच का एकदम मिड पॉइंट है, तो ये जो लेंथ है, ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये रेडियस है, और ये जो लेंथ है ये इसका हाफ होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है भाई। फोकल लेंथ जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है या फिर फोकल लेंथ, मैं इस तरीके से बता देता हूं कि फोकल लेंथ जो है वो r/2 के बराबर होती है, r/2 के बराबर होती है। कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और उसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इस पूरे की आधी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं किस पे? हम अपने इंपॉर्टेंट रेज पे, ठीक है, इसको नोट कर लिया? देखो भैया, आगे देखो रे बाबा, आगे देखो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रेज देखेंगे। इंपॉर्टेंट रेज, कुछ इंपॉर्टेंट रेज देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ये क्या है, हमारा एक कनकेव मिरर है, ठीक है। पहले कनकेव मिरर के देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनके डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लेंस के आगे देखेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, सॉरी, ये हो गया हमारा पोल। इस पॉइंट को हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके सेंटर पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? फोकस, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? फोकस। अब देखो, अच्छा इससे पहले एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या किस सिंबल से डिनोट करेंगे? यू से। ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होएगा, कहां से? इस पर्टिकुलर पॉइंट पोल से जितना डिस्टेंस होएगा किसका? ऑब्जेक्ट का, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे यू से डिनोट करेंगे रे डायग्राम्स में, ठीक है, रे डायग्राम्स में भी और न्यूमेरिकल्स में भी। इसके बाद इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे v से। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? v से, ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद हाँ, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब तीसरी चीज जो हम देखेंगे क्या? नेचर ऑफ इमेज। तो दो टाइप के नेचर मेनली पढ़ने हैं तुम लोगों को। पहला नेचर जो होता है उसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा जो नेचर होता है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो दूसरा नेचर होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। मेनली दो टाइप के नेचर्स पढ़ोगे, कौन सा? रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा कौन सा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी चीज याद रखो, गलती से भी रियल एंड इरेक्ट मत लिख देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और वर्चुअल एंड इन्वर्टेड मत लिख देना, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ दो ही टाइप के नेचर होते हैं इमेजेस के, ये दोनों गलत हैं, ठीक है, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों मत लिखना। सही वाले कौन से? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इरेक्ट कुछ नहीं होता सॉरी और वर्चुअल एंड इन्वर्टेड कुछ नहीं होता, ठीक है। ये दोनों क्या है? गलत है, और ये दोनों क्या है? सही है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाई दूं, नहीं तो कभी गलती से नोट ही मत कर लेना, ठीक है। सिर्फ दो टाइप के नेचर होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतना समझ में आया? अब ध्यान दो, अब अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, रेज पे। तो अब देखो, रेज, अगर कोई रे ऑफ लाइट
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ठीक है, ये तो बताइए ना, ये तो नहीं लिख रहा मैं दोबारा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। छी क्या यार, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता हमको तो। देखो 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 देखो, इतना अच्छा खासा डायग्राम बनाया था, सारा नाश कर दिया। ओ, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये फोकस से पास करेगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट रेज है, इसीलिए बता रहा हूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास करती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास कर रही है, ठीक है, ये तो समझ में आई। तीसरी रे और होती है हमारी, वो तीसरी रे क्या होती है कि अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये पॉइंट हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। छिछी क्या हो रहा है, देखो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है इस तरीके से, तो जैसे वो जा रही है वैसे ही आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस आ जाएगी बिना कहीं भी इधर उधर भटके, ठीक है, जैसे सीधी गई वैसे ही सीधी वापस आई। ये हो गया हमारा खेल किसका, इंपॉर्टेंट, रेज का, ठीक है। फटाक से छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं, रेज डायग्राम्स पे आते हैं, हम जल्दी जल्दी नोट कर लो। सो चलिए गाइस, अब आते हैं रे डायग्राम्स की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम, ठीक है, और तब मेनली हमें कॉनकेव मिरर के लिए 6 केसेस पढ़ने हैं, ठीक है, तो वो 6 केसेस हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट किस पे है, इन्फिनिटी पे है, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं जो इन्फिनिटी पे है। सो ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और वो सारे पॉइंट्स मार्क्ड है ऑलरेडी। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, अज्यूम कर लेते हैं, छिछी क्या हो रहा है, देखो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से जो लाइट की रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, ठीक है, तो रेज लाइट कैसी आई, पैरेलल आई, तो पहली रे गई पैरेलल और दूसरी रे गई कुछ इस तरीके से पैरेलल, ठीक है। अब क्योंकि रेज पैरेलल थी, अभी इंपॉर्टेंट रेज में बताया था कहां से पास करेंगी, फोकस से, तो ये पहली रे कहां से पास करी, फोकस से, और दूसरी रे भी कहां से पास करी, फोकस से, ठीक है। ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कहां से पास हुई है, फोकस से। शिट 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 शिट, फिर बोलेंगे कि भैया तुमने तो फोकस से पास नहीं करी, लो भैया फोकस से पास कर दे, ठीक है। देखो भाई, ये गई तुम्हारी फोकस से, ये भी गई तुम्हारी फोकस से, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ठीक है। अब जहां पे रेज मीट करती हैं वहां पे हमारी इमेज बनती है, ये चीज याद रखना, जहां पे रेज इंटरसेक्ट करी होंगी, ये दोनों रेज कहां पे इंटरसेक्ट करी, फोकस पे, तो वही हमारी पोजीशन होगी इमेज की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, ठीक है, असलियत में जब रेज मीट करती हैं तो इसे तब कौन सा टाइप का नेचर लिखा जाता है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, ये चीज याद रखना, ठीक है। जब रेज एक्चुअली में मीट करती हैं तो कौन सा नेचर लिखा जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि तब असली इमेज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट साइज, साइज अब देखोगे तो साइज मतलब बहुत ही कम, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल नीचे नहीं बिल्कुल ऊपर नहीं, एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर रही है, तो बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज बनी है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या हम, हाईली डिमिनिश्ड, क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज के लिए हम हाईली डिमिनिश्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर और पॉइंट साइज भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है, और पॉइंट साइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन पे, तो कहां पे बनी है, एट फोकस, तो पोजीशन हमारी क्या हो गई, एट फोकस, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रे डायग्राम। छापो छापो जल्दी, छापा, बढ़े आगे, छाप लिए, चलो देखो अब आते हैं, अब देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, अब उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कहां ले आते हैं, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो चलो इसको मिटा ही देते हैं जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट होगा फालतू में, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी, यानी कि सी के जस्ट पीछे ले आएंगे अब ऑब्जेक्ट को, एट सी नहीं,
बिहाइंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे। ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? बिहाइंड सी। ठीक है, तो इसको लिख लेना, ऑब्जेक्ट 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 बिहाइंड सी। ठीक है, सी के जस्ट पीछे। अब ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा। ठीक है, ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी आ गया। अब देखो, पहली रे पैरेलल पास करेगी। ठीक है, और कहां से पास करेगी? फोकस से। ठीक है, शिट यार, ये रे हमसे कभी सीधी क्यों नहीं बनती है रे? ये पॉइंट है, यहां से स्ट्रेट पास करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहली रे पैरेलल गई, फोकस से पास की। दूसरी रे फोकस से पास की, और कैसी जाएगी? पैरेलल जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना हमारा। ठीक है, तो हमारी इमेज कहां फॉर्म होगी? यहां फॉर्म होगी, कुछ इस तरीके से, बी ए, उल्टी फॉर्म होगी। ठीक है, तो अब देखो, एक्चुअली में रेज मीट करी है, तो अगेन रियल एंड इन्वर्टेड नेचर। अब साइज जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ पे मेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, एक्चुअली में मैं स्केल और उससे बनाता तो एकदम परफेक्ट डायग्राम बनता, तो ये थोड़ा बढ़ गया है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। थोड़ी सी बड़ी बनेगी, इससे जो फोकस पे बनी थी उससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी, मतलब थोड़ा सा नीचे मीट करेगी, यहाँ कहीं मीट करेगी। ठीक है, तो वो मेरा मतलब पेन पेंसिल से उतना एक्यूरेट नहीं बनाया मैंने, तो उस हिसाब से चेक कर लेना अपने हिसाब से। तो वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी एज कम्पेयर टू उसके। तो वो क्या होगी? वो आती है हमारी डिमिनिश्ड वाले कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ से इसको रब कर दो, और साइज कैसा हो जाएगा? डिमिनिश्ड। और कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है, तो एट फोकस की जगह पे पोजीशन हटा के क्या लिखोगे? बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं इमेज बन रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? छापो जल्दी 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 जल्दी, पॉज करो पॉज करो पॉज करो। पॉज किया, छाप लिया, चले चलो। अब आ जाते हैं, अब एक चीज और याद रखना कि रे डायग्राम्स को अच्छे से समझ लेना। क्यों? क्योंकि मतलब 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, तो रे डायग्राम्स अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ इन्फिनिटी पे लाए थे। अच्छा, एक कमाल की ऑब्जर्वेशन और बताऊंगा, जब रे डायग्राम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो ही ऑब्जर्व कर पाएगा जो एक्चुअल में रे डायग्राम्स को समझेगा। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है अभी बताएंगे जब रे डायग्राम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी देखो, ऑब्जेक्ट अब बिहाइंड सी था, अब सी पे ले आओ, एट सी, थोड़ा आगे बढ़ा, धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट्स को आगे लाते जा रहे हैं। तो अब देखो, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ये हो गया हमारा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा क्या? फोकस, और ये हो गया हमारा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा पोल। अब ऑब्जेक्ट किस पे आ गया? एट सी, यानी एक्यूरेटली किस पे आ गया? सी के जस्ट, मतलब सी के ही ऊपर। तो ये हो गया ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। ठीक है, पहली रे कहां से पास करेगी? पैरेलल से, तो कहां से जाएगी? फोकस से। इस बार तो एक्यूरेट आ गई, एक्यूरेट फोकस से ही पास हुई है, देख लो भैया, मैं तो खुश हो गया। अब दूसरी रे कहां से जाएगी हमारी? फोकस से। ठीक है, कहां से पास करेगी? एग्जैक्टली यहीं से, मतलब पैरेलल जाएगी। फोकस से पास की तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। अब याद रखना, पॉइंट एग्जैक्ट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कहां इमेज बन रही है? एट सी। ठीक है, कहां इमेज बन रही है? एट सी। तो बी सॉरी ए नीचे आएगा और बी ऊपर आएगा। ठीक है, तो बी मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, तो ए डैश बी डैश लिख लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। शिट 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 शिट, समझा एक बार में। ठीक है, तो ए बी। ठीक है, अब देखो, हाँ, ये पेन पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट एक्यूरेट आ जाएंगे। मैं मतलब पेन पेंसिल से नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, एक्चुअली में मीट कर रही है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब साइज कैसा है देख रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली आ रही है, सेम साइज की है। ठीक है, तो ये कौन सा साइज कैसा होता है? सेम साइज। ठीक है, और पोजीशन कहाँ है? एट सी। तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है? सी पे, और इमेज भी कहाँ बन रही है? सी पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या आया? एट सी। ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, किया, बढ़े आगे। ठीक है, छाप लिए, चलो। अब देखो, सी पे था, अब ले आएंगे सी और एफ के बीच में। ठीक है, अभी सी पे था ऑब्जेक्ट, अब सी और एफ के बीच में ले आएंगे। ओहो, क्या कर दिए। देखो, फ्लो में गड़बड़ हो जाती है। ऑब्जेक्ट बिटवीन
सी एंड एफ। अभी सी पे था, अब हम किस पे आ जाएंगे, सी और एफ के बीच में आ जाएंगे। तो देखो कितने रे डायग्राम्स हो गए, 3 हो गए ना, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, नेचर, यहां हम लिखेंगे साइज, और यहां हम लिखेंगे क्या, पोजीशन। ठीक है, ठीक है। अब देखो 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 कहाँ गए, सी और एफ के बीच में, तो यहां रख लिया हमने ऑब्जेक्ट को, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, पहली रे कहां से पास करेगी, पैरेलल पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, फर्स्ट रे हमारी कहां से गई, फोकस से गई। ठीक है, दूसरी रे हम पास करेंगे फोकस से, कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे गई। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ गए। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इस जगह पे कहीं इंटरसेक्ट हुई। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लो, बी, ए और बी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्या, इमेज। ठीक है, अब देखो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले नेचर कैसा एक्चुअली में रेज मीट कर रही है, सो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर अगेन। ठीक है, यहां से ऑब्जर्वेशन देखते जाओ जल्दी। साइज कैसा होगा भाई बताओ। अच्छा, पहले वाले केस में मैंने साइज नहीं लिखा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा हाँ सेम साइज लिख दिया था। ठीक है, अब देखो बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो ऑब्जेक्ट जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे लार्ज, और पोजीशन बिहाइंड सी, सी के जस्ट पीछे बन रही है, तो क्या आएगी हमारा पोजीशन बिहाइंड सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ गए। छापो, खटाक से छापो, छापो 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 छापो, छाप लिया, छाप लिया। बढ़े आगे, बढ़े आगे, नोट किए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो सी और एफ के बीच में आ गया, अब इसके बाद हम आगे लाएंगे, और आगे सी और एफ के बीच में आ गया, अब ले आएंगे एग्जैक्ट किस पे, एफ पे। ठीक है, देखो भैया, देखो भैया, अब कहाँ आ जाएगा एग्जैक्ट। ओहो क्या हो गया, वायर फंस गई। देखो गुनगुनाते रहना चाहिए। अब देखो एग्जैक्ट कहां पे आएगा, एट एफ। ठीक है, ये मिटाओ, एट एफ, एट एफ। ठीक है, ठीक है, एट एफ। अब देखो एट एफ, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, पैरेलल पास करेगा। ठीक है, शिट। ठीक है, पैरेलल गया, कहां से पास करेगा, फोकस से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, अब देखो यहां से पास करेगा और कहां टकराएगा, पोल पे। ठीक है, पोल पे गई। अब यहाँ पे नॉर्मल, सेम जो नॉर्मल हम मिरर में लगाते थे ना, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो वही सेम फिनोमेना लगेगा यहाँ पे, आई। ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि पोल जो है एकदम सेंटर पे है। ठीक है, मिरर के सेंटर पे है, तो एकदम प्लेन होगा, तो नॉर्मल कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आएगा। ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से जाएगी ये पैरेलल। ठीक है, कुछ इस तरीके से पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इस तरीके से फर्स्ट रे, और ये गई हमारी सेकंड रे। ठीक है, अब देखो नेचर, नेचर, साइज और पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर देखो भाई, अब रेज मीट नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन अब पैरेलल रेज कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं, एट इन्फिनिटी मिलेंगी। ठीक है, तो नेचर तो आएगा रियल एंड इन्वर्टेड, मीट तो करेंगे कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे करें चाहे। ठीक है, साइज कैसा आएगा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। और पोजीशन देखोगे तो अब कहां आएगी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब इसे और पास लाएंगे कहां, बिटवीन एफ एंड पी। इस तरह इतने को नोट करो फटाफट, फिर आते हैं एफ एंड पी वाले केस पे। पहले इतना नोट करो, फिर आते हैं एफ एंड पी वाले केस पे। नोट किया, नोट किया, नोट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिटवीन एफ एंड पी वाले केस में, यानी अगर ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाए, पोल और फोकस के बीच में आ जाए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे अब हम, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यानी पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, और ये रहा हमारा कर्वेचर। तुम्हारा फोकस मुझे पता है कहाँ चल रहा है, पढ़ाई पे नहीं चल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब देखो ठीक है, नेचर, नेचर, साइज, साइज, और पोजीशन, 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 ठीक है। अब देखो कहाँ आएगा, एफ एंड पी के बीच में, तो यहां लगा लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब देखो यहां से पास किया, कहां से पैरेलल गई, कहां से जानी चाहिए, फोकस से, कुछ फोकस से जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, फोकस से गई, ठीक है। इसके बाद सेम पोल पे गई, ए चिची, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, पोल पे गई और यहां से कुछ इस तरीके से गई। अब ध्यान दो थोड़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आर बराबर किया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना लगाया। अब देखो इससे पिछले वाले केस में पैरेलल रेज जा रही थी, पैरेलल रेज मिलती है इन्फिनिटी में, ये जा रही है कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ डाइवर्ज होती हुई कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो रही है, तो आगे इनके मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी। तो ये मिलेंगी कहाँ पे, ये मिलेंगी इमेजिनरी, मिलेंगी कहाँ पे मिलेंगी, पीछे की तरफ, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज पीछे मिल सकती हैं, आगे तो ऐसे जा रही हैं वो, भाई ऐसे जा रही हैं चीजें, ठीक है। तो ये चीज मिलेगी थोड़ी, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे, ये चीज ऐसे है, वी बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पीछे तो मीट कर रहा है, लेकिन आगे कहाँ मीट करेगा, कहीं नहीं, ये आगे जाता जाएगा, ये आगे जाता जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि ये मीट नहीं करेंगी, पीछे मीट करेंगी, ठीक है। तो यहां कहीं हमारा क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है, ए बी। अब देखना यहां पे एक्चुअल में रेज मीट नहीं करी है, तो यहां पे जो नेचर आएगा दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। यहां पे नेचर कैसा आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा, कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, एनलार्ज, और पोजीशन कहां आएगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे, ठीक है। इतना समझ में आया, ये चीज समझ में आ गई। ये थे हमारे कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने वाली हैं। वो ऑब्जर्वेशंस क्या देखने वाली हैं, सबसे पहले तो ये जान लो कि कॉन्केव मिरर के 6 रे डायग्राम्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बिहाइंड सी, एट सी, ठीक है, और बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ, और लास्ट में बिटवीन एफ एंड पी। 6 रे डायग्राम्स है। अब इन 6 रे डायग्राम्स में से 5 रे डायग्राम्स में जो नेचर आता है वो कैसा आता है, रियल एंड इन्वर्टेड आता है। लास्ट 6th वाले में जब ऑब्जेक्ट किस पे है, बिटवीन एफ एंड पी है, उस वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर आता है, ठीक है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जब किस पे था, सबसे फर्स्ट वाला रे डायग्राम याद करो, जब ऑब्जेक्ट किस पे था, इन्फिनिटी पे था, तो ऑब्जेक्ट दूर था, तो इमेज कहां बन रही थी, एट फोकस, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को उठा के ले आए थे बिहाइंड सी, तो इमेज कहां बनी थी, फोकस से थोड़ा और आगे की तरफ, यानी इस तरफ शिफ्ट हो गई, मिरर से दूर हो गई। जब ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाया तो इमेज मिरर से दूर हो गई, ठीक है। तो जब हम ले आए थे बिहाइंड सी तो इमेज बनी थी बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आ गया था एट सी तो इमेज भी बनी थी एट सी, और दूर हो गई इमेज, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आए मिरर के, बिटवीन सी एंड एफ ले आए, इमेज चली गई थी बिहाइंड सी, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज पीछे जाती जा रही है। तो ये चीज याद रखना, जैसे जैसे हम मिरर के पास ऑब्जेक्ट को लाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज जो है मिरर से दूर होती जाएगी। ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो रे डायग्राम्स में देखने वाली थी, इसको नोट करो। फिर आते हैं अपन कन्वेक्स
मिरर के रे डायग्राम पे, फटाफट इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो जल्दी। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। तो कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स में याद रखना कनकेव वाले में 6 केसेस थे, लेकिन कन्वेक्स वाले में सिर्फ 2 ही हैं। और एक चीज और याद रखना कि कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस है, कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस है और कनकेव लेंस में 2 केसेस है। तो वहां पे उल्टा होता है, यहाँ पे कनकेव के 6 हैं तो वहां पे कन्वेक्स के 6 होते हैं, और यहाँ पे कन्वेक्स के 2 हैं तो वहां कनकेव के 2 होते हैं लेंस में। ठीक है, अभी लेंस के भी देखेंगे, अभी मिरर्स की बात चल रही है। अभी देखो कन्वेक्स मिरर पे आए, तो कन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस है, और वो कौन सा केस है? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस पे है? जब इन्फिनिटी पे है। अब देखना इस वाले केस में 2 मतलब कन्वेक्स मिरर्स में 2 केसेस क्यों होते हैं, 2 ही केसेस क्यों पड़ते हैं? क्योंकि सबसे पहला तो इसका जो फोकस और कर्वेचर है वो अंदर लाई करता है, तो बाकी की सारी पोजीशन तो है ही नहीं, तो अब ऑब्जेक्ट को तो हम कहीं भी रख सकते हैं इन्फिनिटी के अलावा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ 2 ही केसेस हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है, रेज कैसे जाएंगी? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल गई। अब देखो जो कन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। सबसे पहले तो एक चीज जानो कि जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, कि वो रेज को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करता है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, वो रेज को डाइवर्ज करने की कोशिश करता है, यानी कि बिखेरने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब यहां से रेज जो है वो डाइवर्ज करेंगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसने क्या किया? रेज को डाइवर्ज किया। 2 टाइप के मिरर होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग हमारा हम किसे बोलते हैं? कनकेव को बोलते हैं, और डाइवर्जिंग हम किसे बोलते हैं? कन्वेक्स को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहां से ये रेज डाइवर्ज हुई। अब ये मीट तो कहीं नहीं करेंगी क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, ऐसे जा रही है, ये पीछे ही मीट करेंगी, वर्चुअल अपीयर टू मीट करेंगी कुछ इस तरीके से। तो ये कहां पे मीट करेंगी? फोकस पे। वर्चुअली कहां भाई? रेज पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस पे मीट करते हैं, तो वर्चुअली फोकस पे मीट करेंगी। ठीक है, तो अब इस केस में नेचर कैसा आएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, साइज कैसा आएगा? एट हाईली डिमिनिश्ड, हाईली हम HD लिख देंगे तो लोग HD लिखे आएंगे, हाईली डिमिनिश्ड। इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं तुम लोगों को, तुम लोग भाई बड़े खुराफाती हो, तुम पे विश्वास नहीं है मुझे। तुम HD लिखे आए तो वहाँ एग्जामिनर भी खुश हो जाए, बोले HD, वाह बेटा मैं तेरे को नंबर भी ऐसे ही दूंगा अच्छे वाले। ठीक है, पोजीशन। अब पोजीशन में देखो तो अब पोजीशन कहाँ आ रही है? एट फोकस या फिर बिहाइंड द मिरर ये आ रही है, तो एट फोकस। ठीक है, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। ठीक है, इतना नोट किया? नोट करो जल्दी क्या नोट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इन्फिनिटी को छोड़ के किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख दो। तो अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, A B। ठीक है, अब देखो रे कैसी गई? पैरेलल ले कहाँ जाएगी भाई? कहाँ जाएगी? डाइवर्ज करेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरी रे कुछ इस तरीके से जाएगी सेंटर पे, और कुछ यहां से ये सेंटर पे आई और यहां से कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? पहली रे कुछ इस तरीके से गई पैरेलल और वहां डाइवर्ज करी, दूसरी रे इस तरीके से पोल से इस तरीके से डाइवर्ज करी। अब यहां से इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो अपीयर टू मीट एट फोकस, और ये यहां से कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो अब इमेज कहां बनी? यहां पे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये शीट A और B। अब देखो अपीयर टू मीट है, अगेन नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज बिटवीन अब देखो साइज जो होगा वो थोड़ा ठीक ठाक होगा, तो डिमिनिश्ड लिखेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस, तो बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। ये चीज याद रखना, कन्वेक्स वाले में बिहाइंड द मिरर लिख के ही आना पड़ेगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, समझ गए? छापो जल्दी, फिर आते हैं लेंस पे, खटाक से छापो जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो चलिए गाइज अब लेंस की तरफ बढ़ते हैं। सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें 2 स्फेरिकल सरफेसेस लगे होते हैं, जैसा मैंने आपको जब डायग्राम्स दिखाए थे स्टार्टिंग में तब मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो 2 टाइप के लेंसेज होते हैं, ये होता है हमारा कन्वेक्स लेंस, ये होता है हमारा कनकेव लेंस। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि कनकेव
लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, जबकि कनकेव मिरर कैसा होता था, कन्वर्जिंग होता था। कनकेव मिरर को हम बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये उल्टे होते हैं दोनों, मतलब लेंस और मिरर के केस में यहाँ पे उल्टा सीन हो जाता है। ठीक है, अब अगेन वैसे ही कन्वेक्स, वहां पे क्या था, कन्वेक्स मिरर कैसा था, डाइवर्जिंग, यहाँ पे कैसा है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रेज देख रहे हैं, अगेन फिर इसके रे डायग्राम्स पे आते हैं। तो अगर रे पैरेलल जाती है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस, अच्छा हाँ, अब देखो सबसे पहले वहां पे मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते थे, पोल, यहाँ पे लेंस के सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वहां पे फोकस को बोलते थे फोकस एफ। ठीक है, तो वहां यहाँ पे हम F1 यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो स्फेरिकल, दो मतलब दोनों तरफ बनेगा, तो यहाँ पे F1 और F2 बोलेंगे, दो फोकसेस होंगे। और यहाँ पे जैसे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे 2F1 और 2F2 होते हैं। याद रखना, लेफ्ट साइड पे F1 और F2 होते हैं, राइट साइड पे F2 और 2F2 होते हैं। वैसे ही सेम नीचे भी होता है। ठीक है, यहाँ पे कनकेव वाले केस में। ठीक है, अब देखो पास कर, पैरेलल गई तो कहां से पास करेगी, फोकस से, तो फोकस से पास कर दो कुछ ऐसे। ठीक है, ये फोकस से गई हमारी रे, इतना समझ में आया। अब फोकस पे, अब फोकस से जाएगी तो फोकस से जाएगी तो क्या, अब कन्वर्जिंग लेंस है, काम क्या करेगा, कन्वर्ज करने का, तो सीधी तो भेजेगा नहीं, या अवे फ्रॉम नॉर्मल तो भेजेगा नहीं, तो इसे कन्वर्ज करेगा और पैरेलल भेज देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये पैरेलल गई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ये चीज याद रखना, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो बिना डाइवर्ज हुए सीधी निकल जाएगी, बिना डाइवर्ज हुए सीधी निकल जाएगी, बिना डाइवर्ज हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, इतना, ये तो कन्वेक्स, कन्वेक्स का समझ आया। अब आते हैं कनकेव पे। ठीक है, अब आते हैं कनकेव पे। तो देखो देखो सबसे पहली रे पैरेलल गई। ठीक है, क्योंकि डाइवर्जिंग है तो ऐसे डाइवर्ज कर देगा, इसे भगा देगा अपने से दूर, तो ये अपीयर टू मीट करेगी कहाँ पे, फोकस पे। ठीक है, अपीयर टू मीट करेगी कहाँ पे, फोकस पे। अब अगर 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 ये क्या है, अगर ये डाइवर्ज ही आती है इस पे, तो अब ये क्या करेगा, इसे और डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा, तो इसके हिसाब से तो ऐसे जानी चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ अपीयर टू मीट करेगी ये कहाँ, F2 पे, इस तरीके से। ठीक है भाई, अब ये क्या आ रहा था, स्ट्रेट पैरेलल आ रही थी तो उसे डाइवर्ज कर दिया, अब ये डाइवर्जेड ही आ रही है ऑलरेडी, तो ये इसे पैरेलल कर देगा। ठीक है, और कहाँ अपीयर टू मीट करेगी, F2 पे। अगेन सेम एक रे कॉमन होगी इसमें भी, क्या कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास कर रही है तो बिना डाइवर्ज किए स्ट्रेट निकल जाएगी, बिना डाइवर्ज किए स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ठीक है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रेज, फटाफट से नोट करो। अब आते हैं इनके डायग्राम्स पे, रे डायग्राम्स पे, फटाफट जल्दी 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 जल्दी। अब आते हैं कन्वेक्स लेंस के डायग्राम पे। ठीक है, रे डायग्राम पे। तो सबसे पहले देखो केस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सबसे पहले तो ये चीज याद रख लो कि कन्वेक्स लेंस को रिलेट करना कनकेव मिरर से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे है, तो सबसे पहले रेस कैसी जाएगी, पैरेलल, पहली रे पैरेलल गई और दूसरी रे पैरेलल गई। मिरर क्या, लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्ज करेगा और कहाँ मीट करेगा, F2 पे। ठीक है, F2 पे, कुछ क्या यार, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना, F2। ठीक है, F2 पे। अब ये कुछ हमारा डायग्राम बना। अब देखो नेचर कैसा है, एक्चुअली में मीट कर रही है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज कैसा है, साइज पॉइंट साइज होगा अगेन, तो हाईली डिमिनिश्ड, ये पूरा लिख लेना। ठीक है, मैं HD लिख रहा हूँ, HD मत लिख लेना, तुम लोग को मुझे पता है, हाईली डिमिनिश्ड, और या फिर और पॉइंट साइज। ठीक है, और पॉइंट साइज। नेक्स्ट पोजीशन कहाँ है, एट F2, एट F2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले वाले पे, कॉनकेव बना दिया क्या मैंने, शिट 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 शिट, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई। यहाँ लेंस ही आना था हमारा, कौन सा, कन्वेक्स वाला, हमने कौन सा बना दिया, कनकेव वाला, गड़बड़ तो हो गई। अब पछतावत क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, चलो कोई नहीं, कन्वेक्स बन गया। अब देखो पहली रे पैरेलल गई, कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से, कायदे से। ठीक है, तो फोकस से पास कर देते हैं। क्या हो जाता है हमसे, कभी रे फोकस से पास क्यों नहीं होती है, मेरा भी फोकस तुम्हारी तरह डाइवर्ज हो रहा है क्या, तुम लोगों का तो डाइवर्ज है। ठीक है, तो ये फोकस से पास हुई। अब पहली रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, बिना डाइवर्ज हुए स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं कर्म। अब
बी और ए, ठीक है, बी और ए। तो बता भाई, बता अब कहाँ है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड एक्चुअली में मीट कर रही है, ठीक है। साइज क्या है, बिटवीन साइज कैसा है, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो डिमिनिश्ड लिखेंगे, डिमिनिश्ड, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ पेंसिल स्केल से बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा, यहाँ पे मैं मतलब उतना नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F2, तो बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, आ गया समझ, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। और याद रखना ये जो एरोज बना रहा हूं मैं, ये वाले ये जरूर बनाने हैं रे डायग्राम्स में, इसके बिना नंबर कट जाते हैं, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले डायग्राम्स की तरफ। तब ऑब्जेक्ट किस पे आया, 2F1 पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक तरीके से कनकेव का। तो अब देखो पैरेलल गई, ठीक है, पैरेलल गई तो कहां से पास करेगी भाई, फोकस से, तो ये फोकस से पास कर दो, और इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, कुछ इस तरीके से। कहां पे बनेगी एग्जैक्टली इमेज, बी और ए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी, सेम साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट हो रही है, और एट 2F2 इमेज की पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी तरफ। अब देखो पहली रे पैरेलल गई, ठीक है, अगेन कैसे पास करेगी, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर दी। इसके बाद अच्छा, मैं जहां पे ये एरो बनाने भूल जा रहा हूं, तुम बना लेना, ठीक है। और अब अगेन ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो कुछ इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो। और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कि ये तो F2 पे मीट कर गई, जो कि नहीं करनी चाहिए थी कायदे से, तो ये बियॉन्ड F2 हो गई, ठीक है, बी और ए, ठीक है। तो अब देखो रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि एक्चुअली में मीट कर रही है, एनलार्ज क्योंकि देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, और उसके बाद बिहाइंड 2F2 क्योंकि 2F2 के पीछे बनी है। इतना समझ में आया, ठीक है, नोट करो इसे फटाफट जल्दी, फिर अगले बचे हुए डायग्राम्स की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट डायग्राम्स की तरफ चलते हैं। सो ऑब्जेक्ट अब किस पे आ गया, F1 पे, यानी ऑब्जेक्ट किस पे आ गया, फोकस पे, कनकेव मिरर के हिसाब से बात करें तो। अब देखो पहली रे पैरेलल गई, ठीक है, कहां से पास करेगी, फोकस से, तो पैरेलल गई तो कहां से पास की, फोकस से, और ऑप्टिकल सेंटर से बिना डाइवर्ज हुए स्ट्रेट पास कर जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से बिना डाइवर्ज हुए, गुस्सा आ जाता है जब कभी कभार ये मेरा बात नहीं मानती है मेरे हाथी, तो ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रेट पास कर जाएगी। तो ये पैरेलल गई है, ठीक है। तो अब पैरेलल गई है और कहीं ना कहीं मीट करेंगी, तो एट इन्फिनिटी मीट करेंगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज क्योंकि बड़ी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, तो और एट इन्फिनिटी पोजीशन होगी इसकी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड O, तो ऑब्जेक्ट किसमें है, जब F1 और O के बीच में है, तो पहली रे कहां से कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी, ठीक है, पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो मतलब फोकस से पास करेगी F2 से, और दूसरी रे F2 से F2 की जगह कहां से जाएगी, अब ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरीके से जाएगी। अब देखो ये है डाइवर्जिंग रेज, कैसी है, डाइवर्जिंग है, तो रेज डाइवर्स करी है, तो अपीयर टू मीट बिहाइंड, मतलब बैक साइड पे मीट करेंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ A और B। तो अब देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि अपीयर टू मीट है, ठीक है, एनलार्ज क्योंकि बड़ी है साइज, और ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ इमेज भी फॉर्म होगी, ठीक है। ये समझ में आया। कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स क्लियर हो गए, फटाफट से इन्हें ड्रॉ करो। अब आते हैं कनकेव लेंस पे, अब आते हैं आगे कनकेव लेंस के रे डायग्राम्स पे। तो अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगेन इसको कन्वेक्स मिरर से रिलेट करना। तो अब देखो ये हमारा कनकेव लेंस, अब ऑब्जेक्ट किस पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, तो मिरर ये लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है, तो इन्हें डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, डाइवर्ज कर दिया इन्हें अलग अलग। और अब रेज अपीयर टू मीट करेंगी कहां पे, F1 पे, ठीक है। तो रेज अपीयर टू मीट है तो नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पॉइंट साइज है इमेज यानी कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज, और कहां बन रही है, एट फोकस यानी कि एट F1 लिख लो, इसको स्पेसिफाई कर लो, एट F1, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन अदर देन इन्फिनिटी, यानी कि किसी भी पोजीशन पे रख दो एक्सेप्ट फॉर इन्फिनिटी। अब देखो इस वाले केस में क्यों और डायग्राम्स में बनते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं भी कोशिश कर लेना किसी भी जगह पे रख के, मैंने यहाँ F1 और 2F1 और F1 के बीच में रखा है, आप कहीं भी रख के देख लेना, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आएगी वो F1 और O के बीच में ही आएगी, कनकेव वाले केस में, ठीक है। तो अब देखो
मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से पैरेलल गई, डाइवर्ज होगी, ठीक है, डाइवर्ज हो गई, अपीयर टू मीट करेगी कहाँ पे, फोकस पे, ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे पास करेगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे पास करेगी और वो वापस तो आएगी नहीं, तो यहीं पे कहाँ पे, यहाँ पे मीट कर रही है रेज, तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, इमेज का पोजीशन हो जाएगा। तो नेचर कैसा हो गया, अब एक रे अपीयर टू मीट है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट नेचर हो गया। साइज कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड, क्योंकि छोटा साइज है। और नेक्स्ट इज पोजीशन बिटवीन F1 एंड O, तो कहां पे आ रही है इमेज, F1 और O के बीच में आ रही है, ठीक है। ये रे डायग्राम्स क्लियर हुए, इसको नोट करो। अब आते हैं पावर पे, ठीक है, पावर, मैग्निफिकेशन, ये सब देखते हैं, इसे नोट करो फटाफट जल्दी। सो गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पावर ऑफ लेंस एंड मैग्निफिकेशंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, तो सबसे पहले ये जानो पावर ऑफ लेंस होती है हमारा फोकल लेंथ जो होती है ना, फोकल लेंथ क्या होता था हमारा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस तक के बीच का डिस्टेंस, या फिर पोल और फोकस तक के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, वो हमारी फोकल लेंथ होती थी। तो उसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे पावर मिल जाती है, बस इतना सा, ठीक है। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ का मैं उल्टा कर दूं तो वो हमें क्या दे देता है, हमें पावर ऑफ लेंस दे देता है। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है, पावर की जो यूनिट होती है लेंस की इधर, वो होती है डायोप्टर, ठीक है, जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया हमने किसका, फोकल लेंथ का, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है, इतना तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखो अगर हम दो लेंसेज को लें और उन्हें जोड़ दें, दो लेंसेज लिए जिसकी एक की फोकल लेंथ थी F1 और एक की फोकल लेंथ थी F2, अज्यूम कर लिया, और इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो इनकी पावर जो निकलेगी, मतलब अब इस कंबाइंड लेंस की अगर हमें पावर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, जब हम क्या कर दें, दो लेंसेज को कंबाइन कर दें, तो अब अगर हमें उस कंबाइंड लेंस की पावर फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि P1 को अब किस तरीके से निकालेंगे, 1/f करके, 1/f1 करके, और उसी तरीके से P2 को किस तरीके से निकालेंगे, 1/f2, भाई जो उसकी फोकल लेंथ होगी उसका इनवर्स करके, वही सेम है। और उसी को आगे एक्सटेंड किया गया कि 1/f अगर निकालना हो, अगर हमें इस कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकालनी हो तो 1/f का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, सिंपल, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, इतना क्लियर है, ठीक है, पावर क्लियर है। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। अच्छा एक बात और सुनो, अगर कोई भी डाउट है, किसी को भी कोई भी डाउट है, बिंदास कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो, मैं जरूर तुम लोगों को रिप्लाई दूंगा, जरूर दूंगा। तुम करो तो सही यार, एक बार करो तो सही, ट्राई तो करो, मेरा ही टेस्ट ले लो एक बार, ठीक है, डाउट डालो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा और बोलो, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस। इसकी ये चीज याद रखना कि इसकी यूनिट होती ही नहीं है। जैसे एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, लेंथ की यूनिट मीटर में नापते हैं, ठीक है, तो वो यूनिट होती है, ये यूनिटलेस है, इसकी यूनिट ही नहीं होती, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट गिव्स द डिग्री अप टू विच द लेंस और मिरर्स हैव मैग्नीफाइड द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या बताता है कि किसी भी एक लेंस ने या किसी भी एक मिरर ने कितनी इमेज को मैग्नीफाई कर दिया, यानी उसको कितना जूम इन कर दिया एक तरीके से, ठीक है, कितना उसे मैग्नीफाई कर दिया, कितना उसे बड़ा दिखा दिया एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अज्यूम कर लो ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तो हमें पॉइंट साइज दिख रहा है, ठीक है, तो उसे जूम कर दिया, एक तरीके से मैग्नीफाई करके दिखा दिया हमें, ठीक है। जैसे तुम लोगों के सैमसंग वाले फोन्स में आजकल तो बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, मतलब सैमसंग का मतलब बहुत से फोन्स में अब तो अच्छा खासा XX जूम हो रहा है, कितना 100x 120x तक जूम हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज ये है कि एक तरीके से उसको कितना, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमें जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो तो पॉइंट साइज दिख रहा है, तो उसे मैग्नीफाई करके कितना बड़ा दिखा दिया है, ठीक है, वही चीज होती है हमारी क्या, मैग्निफिकेशन। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो होती है किसका, इमेज का रेशियो किसके रिस्पेक्ट में, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, H, सिंपल H को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट साइज, और H डैश, H के ऊपर ये छोटा सा अपोस्ट्रोफ लगा है, इसे बोलते हैं H डैश, इसको बोलते हैं इमेज का साइज, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H डैश बटे H, यानी हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, लेंसेज और मिरर दोनों के लिए, लेंसेज और मिरर दोनों के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब फॉर मिरर्स, अगर मिरर के लिए अगर हमें V/U की टर्म में दिए हो, अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो और इमेज डिस्टेंस दिया हो और हमसे पूछ ले मैग्निफिकेशन, तो भाई हमें साइज तो पता नहीं है, तो अब कैसे निकालेंगे, तब हम V/U वाले केस में इन वाले फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। अगर मिरर है, चाहे कन्वेक्स या कॉनकेव, कोई सा भी मिरर है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है माइनस का V/U, ठीक है। अगर लेंस है तो हमारा फॉर्मूला बनता है प्लस का V/U, माइनस हटा देंगे यहां से, ये चीज याद रखना, मिरर्स के लिए माइनस लगता है और लेंसेज के लिए माइनस नहीं लगता, वहां प्लस ही लगता है, ठीक है। ये हो गया हमारे दो टॉपिक्स, कौन से, पावर ऑफ लेंस और मैग्निफिकेशन, ठीक है, इतना क्लियर है, इसको नोट करो। अब आते हैं साइन कन्वेंशंस पे, फटाफट नोट करो इन्हें जल्दी।
सो गाइस अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, दैट इज साइन कन्वेंशन। देखो कितनी खुशी हो रही है लास्ट टॉपिक सुन के। अरे भाई हो जाएगा, दिक्कत जरा मत भाई, पढ़ना तो है ही, अब क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम में एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो साइन कन्वेंशंस, देखो भाई साइन कन्वेंशंस क्या है कि अभी जो न्यूमेरिकल वगैरह करोगे तो किस तरीके से किसको क्या प्लस लेना है किसको माइनस लेना है वो चीज, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड पे है और अपराइट है यानी सीधा खड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारे लेफ्ट साइड पे है और कैसा है, स्ट्रेट है यानी कि सीधा खड़ा है, मतलब उल्टा नहीं है। जैसे इमेज वाले केस में क्या बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, तो यहाँ पे अपराइट मतलब स्ट्रेट है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे और अपराइट है यानी सीधा है तो एच कैसा आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी एच इस केस में एच जो है यानी हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। और यू हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेफ्ट साइड पे होने के बाद भी यू क्या होता था हमारा, यू क्या होता था याद है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यू हमारा क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एच क्या होता था, ऑब्जेक्ट का साइज। तो एच क्या आएगा हमारा पॉजिटिव और यू क्या आएगा हमारा नेगेटिव, अगर वो किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। लेंस और मिरर दोनों के ही केस में, ठीक है, लेंस के केस में भी और मिरर के केस में भी। नेक्स्ट आते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कनकेव हो, लेंस हो या मिरर हो, कनकेव लेंस हो या मिरर हो, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे ऑलवेज, ठीक है। हमेशा दोनों कैसे आएंगे, ऑलवेज कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अगर कन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो तो उस केस में फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी ऑलवेज, चाहे वो क्या हो, लेंस हो चाहे वो मिरर हो, हमेशा, ठीक है। ये चीज भी याद रखना, ये भी ऑलवेज के लिए ही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन कैसा है, मैग्निफिकेशन जो आएगा वो हमारा m हमारा मैग्निफिकेशन होता है, प्लस माइनस का कुछ ना कुछ n आएगा, n मतलब कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर आएगा। अब देखो n जो है वो कोई भी नंबर होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। अब ये जो n होगा ये हमें बताएगा साइज ऑफ इमेज, ये हमें क्या बताएगा, साइज ऑफ इमेज। अगर n यानी जो नंबर है वो 1 से छोटा आ रहा है, अगर वो नंबर 1 से छोटा आ रहा है तो हमारा साइज कैसा होगा, हमारा साइज होगा डिमिनिश्ड, ठीक है, हमारा साइज इमेज का कैसा होगा, डिमिनिश्ड। अगर n 1 के बराबर आ रहा है तो हमारा साइज कैसा होगा, सेम साइज, जितने का ऑब्जेक्ट है उतने का ही साइज। और अगर n जो है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा एनलार्ज, तो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज सॉरी इमेज का साइज कैसा होगा, एनलार्ज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या बताते हैं, प्लस माइनस हमें बताते हैं नेचर ऑफ इमेज। सबसे इंपॉर्टेंट दो ही नेचर होते हैं हमारे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर प्लस का नंबर आ रहा है, अगर हमें जो नंबर मिल रहा है वो प्लस का मिल रहा है, तो प्लस का नंबर आ रहा है इसका मतलब हमारा जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर होगा दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर माइनस का साइन आ रहा है यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमारा जो नेचर होगा इमेज का दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। इन साइन कन्वेंशंस को नोट करो फटाफट, जल्दी 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 इन साइन कन्वेंशंस को नोट करो, ठीक है। किया नोट, किया। अब सुनो, 2 मिनट और बात सुन लो, बस हो ही गया है लेक्चर ओवर, ठीक है। तो अब सुनो, अब तुम्हारे सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे कुछ फॉर्मूलेस, ठीक है। इन फॉर्मूलेस को अच्छी तरीके से याद कर लेना, इन फॉर्मूलेस का यूज करके न्यूमेरिकल्स बड़ी इजीली हो जाएंगे। तो इन फॉर्मूले को लिख लो नोटबुक में जहां भी नोट्स कॉपी कर रहे हो, और इन फॉर्मूलेस को याद कर लेना अच्छी तरीके से, इनसे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब तब तक के लिए इन नोट्स वगैरह को रिवाइज करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो ह्यूमन आई के ऊपर ही कोशिश करूंगा, पहले फिजिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो इसे अब रिवाइज करो और पढ़ाई कर लो भाई, बोर्ड्स आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छा परफॉर्म करना है बोर्ड्स में, ठीक है। तो रिवाइज करो, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।